Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 3rd February और आज के एडिटोरियल से सीधे शुरू करते हैं. सो डिरेलमेंट इन नेबरहुड. तो ये जो अभी म्यांमार में मिलिट्री कू है उसके ऊपर बेस्ड है. अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले तो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली वो चीज़, दूसरा उसका रीज़न क्या साइड किया गया एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न. देन विल सी द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कू वर्सेस द डेमोक्रेटिक रूल इन म्यांमार. और अभी इस चीज़ में चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है वो, रोहिंग्यास का क्या इम्पैक्ट रहा है वो, और इंटरनेशनल स्टैंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में अभी हुआ क्या है. तो मिलिट्री कू ने बेसिकली टेक ओवर कर लिया है वहाँ की डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और हाउस अरेस्ट कर लिया है ऑंग सैन सूची को, हु इज़ द डी फैक्टो हेड ऑफ म्यांमार्स इलेक्टेड गवर्नमेंट. और वो लीडर भी हैं एनएलडी यानी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की. ठीक है, अब आप ये दो टर्म सुनते होंगे, डी फैक्टो और डी जोर. ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से अपोजिट हैं. तो ओके, आई वोंट टेल यू द मीनिंग, ये आपके लिए homework है. You have to tell me in the comment section what do you understand by de facto and de jure and tell me with example. Okay. तो अब क्या हुआ था कि इलेक्शन हुआ था नवंबर 2020 में और उसके कुछ टाइम बाद ही अभी फरवरी 1 को ये कू हो गया और ईयर लॉन्ग स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है. लेकिन ये कोई सडन डेवलपमेंट नहीं है. इस बारे में बात काफ़ी टाइम से चल रही थी कि मिलिट्री वहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल कर सकती है. अब रीज़न क्या बताया गया है मिलिट्री टेक ओवर का, कि उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट फेल हो गई थी टू एक्ट ऑन द आर्मीज कंप्लेंट अबाउट फ्रॉड्स इन द नवंबर इलेक्शन. उनका कहना था मिलिट्री का कि जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे उसमें फ्रॉड हुआ था जिसकी उन्होंने कंप्लेन करी थी, बट गवर्नमेंट डिडंट एक्टेड अपॉन दैट. और उस टाइम पे क्या होता है, एनएलडी को 390 सीट्स उन्होंने विन करी थी. और जो मिलिट्री बैक दूसरी पार्टी है जिन्होंने कंप्लेन भी करी थी वो थी यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी. ठीक है, ये मिलिट्री बैक्ड पार्टी है अपोजिशन में, इनको केवल 33 सीट्स मिले थे. तो इसकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स हो गए थे मिलिट्री के अंदर कि जो पावर है इट इज़ बीइंग कर्टेल्ड बाय मोर पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर. मतलब वहाँ के जो टॉप मिलिट्री कमांडर है सीनियर जनरल मिंग ओंग लैंग, तो वैसे वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वही पावर चाहिए होता है हर किसी को. तो उनको ये लग रहा था कि मिलिट्री से पावर निकल के केवल एक पॉपुलिस्ट लीडर के पास में जा रहा है. अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो म्यांमार आर्मी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है. उन्होंने कंट्री की पॉलिटिक्स में अक्सर मेडल किया है और सबसे पहले इन्होंने कूप 1962 में किया था. तो उस टाइम पे भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यूनू की, जिसको ओवरथ्रो कर दिया था. और अब उनका मतलब वही है कि मिलिट्री से हटके उनका पूरा टाइम पॉलिटिकल एम्बिशन रहा ही है और जो कि वहाँ की डेमोक्रेसी के आड़े आया है. और 1990 में क्या हुआ था कि 1990 में भी ऑंग सैन सूची जीती थी और वो एनएलडी की ही थी उस टाइम पे भी, वो डिसाइसिव विक्ट्री थी. और फिर भी उस टाइम पे उस पार्टी को प्रिवेंट कर दिया गया था कि वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे क्योंकि मिलिट्री ने रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया था. उसके बाद में सूची जो थी वो 20 साल तक 2 डिकेड्स तक वो हाउस अरेस्ट में थी. और 2010 में फिर वापस से मतलब म्यांमार में डेमोक्रेसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि आर्मी ने ही इनिशिएट किया था. और आज इस चीज़ के ऊपर ही म्यांमार के ऊपर एक और आर्टिकल आया, हम वो भी देखेंगे. तो ये आर्मी ने ही इनिशिएट किया था और अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अपने लिए सीट्स जो थी वो रिजर्व कर ली थी कंट्री की पार्लियामेंट में. तो ये थोड़ा बहुत जो इनका एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल भी था. और उसके बाद में एनएलडी ने अपनी गवर्नमेंट भी बना ली थी. जनरल इलेक्शन हुए थे 2015 में. और हालांकि सूची की वैसे आर्मी से बिटरनेस, जाहिर सी बात है हाउस अरेस्ट में रखा था तो बिटरनेस तो होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब अपने डेमोक्रेसी को काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश करी थी. और एक पॉपुलर बिलीफ भी डेवलप हो गया था कि डेमोक्रेसी जो है वो फाइनली इट इज़ गेनिंग रूट्स इन म्यांमार.
अब बात करें चाइना के इन्फ्लुएंस की, तो उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है और जो वहाँ की मिलिट्री है वो हमेशा से काफ़ी क्लोज रही है म्यांमार की आर्मी से, ठीक है, म्यांमार की आर्मी से काफ़ी क्लोज रही है। और ये भी अभी माना जा रहा है कि आर्मी ने ये स्टेप अभी जो उठाया मिलिट्री coup का, ये बिना वहाँ के कंसल्टेशन के बिना इन्होंने नहीं उठाया, विदाउट कंसल्टिंग बीजिंग, ठीक है। लेकिन सूची ने भी इस दौरान क्या है काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन की हैं चाइना से। और लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि अगर डेमोक्रेसी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे अगर रहती तो चाइना ज़्यादा अंदर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी अभी जो थी वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही थी म्यांमार में, ठीक है। अब रोहिंग्या का क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ेगा, तो वही है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज ही ऐसी सिचुएशन में, कठिन सिचुएशन में है। वैसे वो प्रीडोमिनेंटली रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं और वो म्यांमार के रखाइन प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, जो कि बॉर्डर करता है बांग्लादेश को। और अभी कई सारे, लेकिन जो ये रिफ्यूजीज़ हैं वो बांग्लादेश में ही जाके रह रहे हैं, मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज़, क्योंकि म्यांमार में उनका परसिक्यूशन हो गया था और अभी वो वेट कर रहे थे कि उनको रिपैट्रिएट किया जाए वापस अपनी जगह पे। और इसके लिए बांग्लादेश और म्यांमार ने वर्चुअल डायलॉग भी होल्ड किया था इनके रिपैट्रिएशन के लिए, और जबकि आर्मी इस चीज़ के अगेंस्ट थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पूरे एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था ग्लोबल कम्युनिटी का। तो अब जाहिर सी बात है कि अब कू हुआ है तो इसके ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके अलावा इंटरनेशनल कंसर्न्स भी हैं और इंडिया ने भी अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है और यही कहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसी को आप अपहोल्ड करो। तो इसमें वही है कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने भी मतलब इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। और लेकिन ऐसे टाइम पे माना जा रहा है कि चाइना फैक्टर सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेगा और उसी से ये भी डिसाइड होगा कि मतलब दिल्ली की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस रीजन में, ठीक है। पर ये बात फैक्ट है कि वहाँ के लोगों के अनुसार ही इंडिया जो है वो कदम उठाएगा। अब आइडियाज़ पेज पे है फार्म रियलिटी चेक। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीज़ें बताई है कि वही बजट से रिलेटेड, कि मतलब बहुत अच्छा भी कई चीज़ों में जैसे ट्रांसपेरेंसी वगैरह और ये सब की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब फार्म लॉज और फार्म के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है बजट, इसमें ये कहा है ऑथर ने, ठीक है। तो वही है कि गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट तो दिया है एमएसपी प्रोक्योरमेंट के लिए, तो अब वो एमएसपी को इन्होंने कई रीजन्स में एक्सपेंड भी किया है और अब ज़्यादा फार्मर्स बेनिफिट कर रहे हैं। और साथ में गवर्नमेंट ने एपीएमसीज़ को भी अलाउ कर दिया है, जो एग्जिस्टिंग मंडीज़ वगैरह हैं, कि वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में टैप कर सकते हैं। और ये काफ़ी कमेंडेबल है, क्योंकि वही है कि जो मंडीज़ रहेंगी वो पैसे बोरो कर सकती हैं और उनको भी अब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को भी सारे पेरिशेबल्स के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, तो उसकी भी ऑथर ने तारीफ़ करी और उसी तरीके से किसान रेल की भी। तो अभी यहाँ पे जो 2-3 चीज़ों की बात हुई, मैं आपको पहले उनके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसकी शुरुआत एक्चुअली जुलाई 2020 में हुई थी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म, याद रखना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये। डेट देने के लिए है, फाइनेंस करने के लिए। किस चीज़ के लिए? जो भी पोस्ट हार्वेस्ट, याद रखना, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट का जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए, और जो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स होते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और ये स्कीम वैसे 2020 से 29 के लिए, लेकिन मैक्सिमम आप 7 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं,
ठीक है। और टोटल 1 लाख करोड़ जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे एज लोन्स टू फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको। तो इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है 3% तक का, अप टू 2 करोड़। ठीक है, इसके बारे में सेपरेट क्लॉजेस भी हैं जिनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एफपीओज़ के लिए जैसे अलग क्लॉज क्या है, फार्मर्स के लिए अलग क्लॉज क्या है। तो इसको स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली आया है और अब इसमें इसको भी एपीएमसीज को भी इंक्लूड किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन की जो बात हुई थी वो 2018-19 के बजट में हुई थी और ये प्राइस फिक्सेशन स्कीम है। तो वही है कि सही दाम मिले प्रोड्यूस के लिए, और ये खासकर टॉप क्रॉप्स जो है यानी कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो पाए और इसमें फार्मर्स को कंज्यूमर्स से जोड़ा जाए। तो इसमें क्या है कि एफपीओज़ को खासकर प्रमोट किया जा रहा है। एग्री लॉजिस्टिक्स, वही जोड़ने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रॉपर होना चाहिए ना, तो एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो पाए। तो ये खासकर इन 3 क्रॉप्स के लिए ये स्कीम आई थी। ठीक है, और वही ऑपरेशन फ्लड के ऊपर ही ये बेस्ड है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि जो पॉलिसीज़ इंडिया में बनाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लैक करता है। एक एक्टिव इंटरफेस नहीं होता। ऑथर का कहना है कि जो फ्रेम कर रहा है और जो बेनिफिशियरीज होने वाले हैं उनके बीच में प्रॉपर इंटरफेस नहीं हो पाता है। और यही चीज़ अभी हमने फार्म लॉज के टाइम पे भी देखी थी, जिस तरीके से उनको ड्राफ्ट करके इनेक्ट किया गया था। तो वही है कि फार्मर्स को लगता है कि जो अभी ट्रेड वगैरह भी हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उनके अगेंस्ट है। तो इसका एग्जाम्पल वही जो अभी आप देखोगे अगर कि फार्मर लीडर्स क्या देते आ रहे हैं, वो यही देते आ रहे हैं कि 1973 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो गोल्ड का प्राइस जो है वो 169 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। डीजल का प्राइस देखो तो वो भी 91 टाइम्स बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप वहीं पे गेहूं का अगर देखो, वीट का देखो, जो ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, ये तो भाई सब नहीं करते हैं, वीट तो हर कोई कंज्यूम करता है, तो उसका केवल 25 टाइम्स बढ़ा है। तो इसलिए ये डायनामिक इनके अनुसार सही नहीं है। अब इसके अलावा ऑथर ने यहाँ बात करी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पाइपलाइन की, और कहा है कि ये तो है ना गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एक तरीके से ड्रेन ही कर दे रहा है और इसको बंद कर देना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उसने 10,000 करोड़ के लॉसेस किए हैं, जबकि अगर दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात करें तो वो तो 50,000 करोड़ कमा रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टेट्स ने स्कीम को लागू करना भी बंद कर दिया एग्री इंश्योरेंस को, बिहार, वेस्ट बंगाल में, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे अब ये लॉस में ही जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके बताया है कि किस तरीके से एक क्रॉप जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब डीजल टैक्स वगैरह लग जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी आता है ना, तो यही इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई वहाँ पे खेती हो रही है पंजाब से, उसको बेंगलुरु तक लेकर आया जा रहा है, तो वो 700 लीटर डीजल ले रहा है। तो आपका डीजल टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा लग रहा है, फ्यूल और रोड सेस वगैरह इतना ज़्यादा लग रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है अल्टीमेटली जब प्राइसेस फूड के बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। फिर लोगों को भी क्या लगता है कि फिर ऐसा फूड को कंज्यूम ना करो जो मतलब ऐसे दूर से आ रहा है, तो इसलिए न्यूट्रिशियस फूड का एपेटाइट भी कम हो जाता है। तो इसमें ऑथर का कहना है कि फ्यूल के ऊपर टैक्स आपको घटाना चाहिए था, क्योंकि वही है कि इसकी वजह से एक विशियस साइकिल बन जाती है जहाँ पे फिर गवर्नमेंट को फार्म गेट प्राइसेस को सप्रेस करना पड़ता है और उससे फिर फार्मर्स का ही डिस्ट्रेस बढ़ता है और इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने अब बात करी है R&D के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो फिर से इन्होंने कहा है कि इंडियन पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना एक अचलीज हील की तरह ही, मतलब सबसे दर्दनाक चीज़ रही है इन ह्यूमन कैपिटल साइंस एंड रिसर्च। तो बजट एलोकेशन जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, रिसर्च और एजुकेशन में रहता है वो हमारे यहाँ पे घट गया है। 0.31% था ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, और वो 2011-12 में था, लेकिन वो और अब घट के 0.24% रह गया है। ठीक है, तो अब वही अब ऑथर का कहना है कि आप एक तरफ ग्रोथ की बात करते हो और डेवलप्ड नेशंस के साथ आने की बात करते हो, तो उनको आपको मैच करना भी ज़रूरी है। उन लोग जो रिसर्च और एजुकेशन में एलोकेट करते हैं वो 2.5% करते हैं, तो उतना ही आप भी करो। ठीक है,
अब ऑथर ने कहा है कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का काम है वो स्टेट्स के परव्यू में आता है या फिर उनसे ही स्टेट से ही फंडिंग लेनी पड़ती है, और कंटिन्यूसली देखा गया है कि स्टेट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड है, और इसके भी रीजंस वही इन्होंने सेंटर पे डाले हैं कि या तो आप उनके जीएसटी का जो शेयर है वो विदहोल्ड कर लेते हो, या फिर अगर आप सेंटर पूल में डालते भी हो तो आप सेस एडिशनल लगा देते हो, तो इस वजह से वो भी स्टेट्स भी फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड ही रहते हैं। तो अब वही है कि आगे कैसे रिकवरी होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार मानसून जो है, जैसे हमने कल बताया था कि सब ऑप्टिमल रहेगा, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे गवर्नमेंट, वो देखेंगे। ठीक है, आगे बात है एक्सप्लेन सेक्शन पे। तो यहाँ पे वही सूची के ऊपर ही आया हुआ है, और यहाँ पे आपको म्यांमार की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी समझ में आएगी, और इंडिया के साथ में कुछ रिलेशंस भी डिस्कस किए हैं, तो देख लेते हैं। ये कहा है यहाँ पे कि जो ये अभी मिलिट्री coup है, इट इज़ अ टोटल रिकॉल फॉर सूची आफ्टर 1990। जैसे आपको बताया कि उस टाइम पे ही NLD से ये इलेक्शंस जीते थे, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और उसकी ये फाउंडर थी, जो कि 1988 में ही ये पार्टी बनी थी आफ्टर 8888 मूवमेंट के बाद में। ठीक है, और उन्होंने एक्चुअली में अपने फादर की लीगेसी को ही क्लेम किया था, जनरल ओंग की, जिनको माना जाता है, याद रखना, जनरल ओंग को माना जाता है एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न बर्मा। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब वही स्वीपिंग इलेक्शंस, यानी बहुत काफ़ी ज़्यादा इनको वोट्स मिले थे। तो वहाँ पे ये जो मतलब जुंता करके है, या कई जगह पे आप हुंटा सुनोगे, तो वो अपने आप को स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल कहते थे उस टाइम पे, और फिर 1997 में स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल कहने लगे थे। इन्होंने ही क्या किया था कि उस टाइम के इलेक्शंस को, यानी यही मिलिट्री बैक्ड ही थे, ठीक है, इन्होंने इलेक्शंस को नलीफाई कर दिया था, और उसी तरीके से जैसे अभी किया है, और सूची को जेल कर दिया था। फिर अगले 20 साल वो डिटेंशन में और ज़्यादातर हाउस इम्प्रिजनमेंट में रही थी। तो उस टाइम पे तो इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। आगे हम इसमें ये भी देखेंगे कि अभी क्यों चांसेस है कि इनको इतना सपोर्ट ना मिले। ठीक है, और यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ से टाइमलाइन भी एक बार देख सकते हैं। फाइन, अब उस टाइम पे क्या था कि जो फर्स्ट टिकट था 21st सेंचुरी का, तो उस टाइम पे भले वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, US यूरोप ने काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे मिलिट्री ने इनके प्रेशर को डिफाई किया था जब तक साइक्लोन नरगिस नहीं आया था। और साइक्लोन नरगिस के बाद में पूरी कंट्री काफ़ी डिवास्टेट हो गई थी, क्योंकि मिलिट्री जो है वो सही से हैंडल नहीं कर पाई थी, उस टाइम पर रिलीफ वगैरह नहीं दे पाई थी। फिर फाइनली 2010 में सूची को जो रिलीज़ किया गया था, तो उन्होंने उसी साल जब इलेक्शंस हुए थे तो उसको उन्होंने बॉयकॉट किया था। लेकिन फिर जब बाय इलेक्शंस हुए थे 2012 में, ठीक है, 2012 में उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया था, और हेंस लेजिटिमाइजिंग दी 2008 कॉन्स्टिट्यूशन। 2008 में यही मिलिट्री ने जो नया अरेंजमेंट है, डेमोक्रेसी अरेंजमेंट, उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उसी के बेसिस पे 2010 के इलेक्शंस हुए थे, जो पहले उन्होंने बॉयकॉट किए थे, लेकिन 2012 के जो बाय इलेक्शंस थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। और वही था कि जब 2015 के इलेक्शंस हुए तो उसमें वो जीत गई, फिर 2020 में वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी थी। ठीक है, तो वही है कि जो अभी यूनियन सॉलिडेरिटी और डेवलपमेंट पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया। हालांकि मिलिट्री ने अपने लिए 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखी हैं, ठीक है, सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए। तो वही है कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसमें इन्होंने अपने रोल को, मिलिट्री रोल को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया था जनरल्स ने। और लेकिन अभी यही उनको सेंस ऐसा ही आ रहा था कि सूची जो है वो अभी कोशिश करेगी इस साल 2020 के इलेक्शंस के बाद कि वो अपनी सिविलियन डेमोक्रेसी को फिर से इस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि आपको बताया है कि पहले मतलब ये रोहिंग्या वाले इशू में
इन्होंने आर्मी को ही सपोर्ट किया था, तो सिविलियन इनको काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो अब मिलिट्री को यही डर था कि हो सकता है वो अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करे। अब एक प्रोविज़न तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाल ही दिया था इन्होंने, जिससे ये इंश्योर हो कि ये खुद प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, क्योंकि ऑफिस वॉज बैड टू एनीवन मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल। तो इनके हस्बैंड और इनके जो बेटे हैं वो ब्रिटिश हैं, ठीक है। अब सूची पहली टर्म में तो आर्मी के ऊपर बहुत इजी गई थी, और उन्होंने जो रोहिंग्यास का ब्रूटल क्रैकडाउन किया था आर्मी ने, उसको भी उन्होंने बैक किया था, और जिसकी वजह से वही मिलियंस जो थे वो बांग्लादेश चले गए थे। और बाद में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इनको बुलाया गया था, तो इन्होंने आर्मी को डिफेंड किया था, ठीक है। वही कि मतलब जो वॉर क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट रोहिंग्याज, उसमें उनको डिफेंड किया था। अब 2015 से ये दूसरा एक प्रोजेक्ट इन्होंने उठा लिया था, वो ये था कि दो डजन से भी ज़्यादा जो माइनॉरिटी मिलिशियाज हैं वहाँ पे, मतलब इन लोग का भी कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चलता रहता है, जो अलग अलग वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो कंटिन्यूसली म्यांमार से वॉर पे रहते हैं। तो इन्होंने ये कोशिश करी थी कि उनको सबको साथ लेकर आए और पीस स्टैब्लिश करे, और इसको इन्होंने बुलाया था 21st सेंचुरी पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये याद रखना, 21st सेंचुरी पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस। और ये ऐसा ही एफर्ट इनके फादर ने किया था 1940s में, लेकिन इसका इनको कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला था। 21st सेंचुरी पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। तो ये भी कन्विक्शन आ गया था कि शायद यहाँ पे पीस तभी आ सकता है जब मिलिट्री वापस आए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिट्री ने अपना वो कंटिन्यू किया हुआ ही था रोल, तो लेकिन वही है कि ऐसे कूप्स वगैरह के बाद में ही है ना, जो अभी यहाँ पे जो जनरल अभी मिन ऑन्ग ह्लेंग लेना चाह रहे हैं, कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, उनके ये रोहिंग्या के अगेंस्ट जीनोसाइड वगैरह की वजह से फेसबुक ने इनको अपने पेज से जैसे ऑलरेडी हटा दिया था। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये चीज़ बताई थी कि एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसपे पता चला था म्यांमार मिलिट्री जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेती है फ्रॉम द शेयर्स इन MEHL। ये एक सीक्रेटिव कॉन्ग्लोमरेट है, म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है माइनिंग, बियर, ये मतलब एक्चुअली मिलिट्री ने ही बनाई हुई थी। तो ये माइनिंग, बियर, टोबैको, इन सब में, बैंकिंग सेक्टर्स में, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा शेयर म्यांमार मिलिट्री को आता है। और उनकी पार्टनरशिप कई सारी लोकल और फॉरेन बिजनेसेस के साथ भी है, जैसे एक जापानीज़ बियर मल्टीनेशनल और साउथ कोरियन स्टील जायंट के साथ में। तो इस MEHL में 2011 में एमनेस्टी ने बताया था कि ये जनरल मिन ऑन्ग ह्लेंग के 5000 शेयर्स हैं, और MEHL वॉज फाउंडेड बाय मिलिट्री इन 1990 ही, और इसके जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो सारे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मतलब हमेशा से बहुत यहाँ पे इस वजह से फंडिंग और इन सब की वजह से काफ़ी पावरफुल और रिच रहे हैं, ठीक है। अब सूची के बारे में बताए, फॉल फ्रॉम ग्रेस, तो वो अभी कोई ग्लोबल आइकॉन नहीं है जैसे वो 1990s में थी, क्योंकि उनकी वही एंटी रोहिंग्या स्टैंस की वजह से उनको म्यांमार का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, याद रखना मेजॉरिटी कौन है वहाँ पे, बर्मार्स हैं, लेकिन जो उनके अलाइज थे जिन्होंने उनको अनस्टिंटेड सपोर्ट दिया था, वैसे वो उनके काफ़ी जा चुके हैं। और इनफैक्ट ये भी बातें हो रही है कि उनका नोबेल पीस प्राइज़ को भी रिवोक कर देना चाहिए। तो अभी तक मतलब वही है कि जिस तरीके से 1990s में उनको रिलीज़ करने की बात कर रहे थे, तो अभी तक वैसा कुछ इन्होंने नहीं कहा है, जबकि बस US ने कहा है कि वो सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन ये कहना है कि ये शायद सही तरीका भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वही है कि हमने लीडर्स को तो देख लिया वो कितने रिच और पावरफुल है, इतने इतने उनके पास में फंडिंग के सोर्सेज हैं, तो ये जो सैंक्शंस US लगाते हैं इससे ऑर्डिनरी लोग ही ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो कभी भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि US आए दिन कहीं ना कहीं सैंक्शन लगाता रहता है, तो उससे ऑर्डिनरी लोगों पे क्या नुकसान आता है, हर्ट होते हैं वो ज़्यादा, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर म्यांमार के लोगों के लिए वही है कि अगर सैंक्शन लग जाते हैं तो इट वुड मीन अ रिटर्न टू द डार्क डेज ऑफ 1990s, जहाँ पे मिलिट्री तो पैसा बनाती रही थी, लेकिन दूसरे जो थे वो शॉर्टेजेस और पावर्टी में स्ट्रगल करते रहे थे। और इस बार वही है कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो मतलब US के, ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, कोरिया के हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा MNCs ने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यांमार में। तो अब वही है कि इस टाइम पे वो अपना ये भी नहीं कह सकते कि हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे,
करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये किया तो चाइना झट से घुस जाएगा, और वही है, चाइना को तो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कुछ भी चलेगा, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी सब तरीके से उसको फैलना ही है। तो इसलिए ये सब भी MNCs भी यहाँ से अपने आप को नहीं खींचेंगे। तो अब वही है, यहाँ पे इनका कहना यही है कि हो सकता है कि शायद चाइना ही ऐसा है कि अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करे म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर तो वो सूची को रिलीज़ कर दें और पीछे हट जाएं। और वही है कि सूची खुद भी जो है वो बीजिंग की तरफ ज़्यादा गई है, क्योंकि एंटी रोहिंग्या स्टैंस की वजह से वेस्ट ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीजिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि चाइना के आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज़ संभल पाए। इंडिया एंड म्यांमार की अगर बात करें तो हालांकि 1990s में न्यू दिल्ली ने यानी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग करी थी सूची के रिलीज़ के लिए, लेकिन फिर न्यू दिल्ली ने अपना पोजीशन जो है वो बदल लिया था, और उसको फिर जुंटा या वही जुंटा जो भी है उसके साथ में पूरी तरीके से इंगेज हो गए थे, यानी मिलिट्री के साथ में। तो जो म्यांमार की प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट और NLD थी, तो उन लोग काफ़ी इस चीज़ से अपसेट हुए थे, और मिलिट्री ने लेकिन फिर उस टाइम पे हमको कैसे सपोर्ट किया था कि जो हमारे यहाँ के उल्फा जो ग्रुप है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया था, और दूसरे जो भी मिलिटेंट, ये उल्फा भी जो है ये मिलिटेंट ग्रुप है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एक्टिव थे। तो जो उनके सेफ हेवन्स थे, जो छुपने की जगह वगैरह थी म्यांमार में, तो उनके ऊपर वहाँ की मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया था। और 2015 से इंडिया ने एक सपोर्टिव स्टैंड दिखाया है कि आर्मी ने जो रोहिंग्या के ऊपर क्रैकडाउन किया है, और मतलब वही अपनी आर्मी से फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन फिर भी सूची जो है वो खास मतलब अभी की गवर्नमेंट के प्रो नहीं है, काफ़ी उनके साथ में फ्रेंडली नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया अपना एंगेजमेंट तो वापस नहीं ले, क्योंकि वही है कि मिलिट्री से उनको वहाँ की मिलिट्री से दूसरा फ़ायदा मिल रहा है, तो इंडिया हो सकता है कि अपना एंगेजमेंट वापस नहीं ले, लेकिन उसने वही कंसर्न तो एक्सप्रेस किया ही है। और वही है, लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस का भी इंडिया को भी कंपटीशन फेस करना है, और इंडिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी है, खासकर मतलब जो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशिया से, तो इस वजह से ये इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में है। तो आगे देखना होगा कि इंडिया क्या स्टेप लेता है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।